लगभग नदी के किनारे बाजार के पास नीरव को किराए पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया। नीरव की मालिक से सीधे बात नहीं हुई थी। नीरव के जान पहचान के एक दलाल लखन दा ने सब कुछ तय कर दिया। उसने नीरव के हाथ में चाबी देते हुए कहा, ये लो भाई चाबी। अच्छा लखन भाई, उन्होंने रेस्टोरेंट क्यों छोड़ दिया? इतने सालों से चल रहा था, कोई समस्या हुई थी क्या? लखन दा गंभीर होकर बोला, अरे वो आदमी बिल्कुल अपाहिज हो गया है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है और सुनने में आया है कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। ओह, ऐसा है क्या? अरे वो तो बहुत अच्छे इंसान लगते थे। हाँ, ऐसा कह सकते हो। और हाँ, एक बात और, दुकान को बहुत देर रात तक मत खोलना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ भाई। अरे रुको लखन भाई, ओ लखन भाई, रुको जरा। नहीं भाई, समय नहीं है, मुझे एक पार्टी को गाड़ी देनी है, चलता हूँ। इतना कहकर लखनदास जल्दी जल्दी वहां से चला गया। नीरव बंद पड़े रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हो गया। जगह बहुत सुंदर थी, चारों तरफ धान के खेत और थोड़ी दूर पर एक नदी थी। असली गांव का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। ऐसे गांव में एक छोटा रेस्टोरेंट खोलना नीरव का बहुत पुराना सपना था, लेकिन बाहर से ही समझ आ रहा था कि अंदर की हालत बहुत खराब होगी। दरवाजे के सामने घास उगाई थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और दीवारों से दरारें भी निकल रहे थे, लेकिन फिर भी जगह साफ सुथरी लग रही थी। थोड़ा रंग करवाने से काम अच्छा चल सकता है। नीरव यही सब सोच ही रहा था कि तभी नीरव को अचानक पीछे से किसी ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। बड़े बाबू, ओ बड़े बाबू। कौन? नीरव ने देखा एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, कंधे पर गमछा डाले हुए। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बड़े बाबू, मेरा नाम लोकेश है। आप मुझे नहीं जानते। मैं खाना बनाना, सफाई करना, टेबल साफ करना सब कर सकता हूँ। सुना है आपने ये होटल दिया है, अगर मुझे काम मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, सच में? लेकिन तुम ये सब कर पाओगे? हाँ बाबू, बिल्कुल कर लूँगा। आप एक बार मौका देकर तो देखिए। चावल, दाल, मिक्स सब्जी, मछली, पोस्ता, फूल गोभी और छुट्टी के दिन पकौड़े, आलू दम, मटन सब कुछ बना सकता हूँ मालिक। अरे बस बस, थोड़ा ठहरो लोकेश, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ठीक है, तुम ऐसा करो, 2 दिन बाद मुझसे संपर्क करना। 2 दिन बाद क्यों? मैं आज से ही काम शुरू कर दूंगा। नीरव चौंक गया। क्या? आज से? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो सामान भी नहीं खरीदा, पहले वो सब करना होगा ना। तभी अचानक बिजली कड़की। पता ही नहीं चला कब आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। अरे अभी बारिश होनी थी क्या? लोकेश, मेरे साथ चलो, अंदर आ जाओ। नीरव ने ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। आओ आओ, चलो अंदर आओ। अंदर जाते ही नीरव चौंक गया। बाहर जैसा सोचा था, अंदर वैसा बिल्कुल नहीं था। फर्श बिल्कुल साफ था, जैसे रोज सफाई होती हो। कहीं भी धूल तक नहीं थी। ये क्या लोकेश? मैं जो सोच रहा था और जो अभी देख रहा हूँ, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। लोकेश कुछ नहीं बोला, बस हल्का मुस्कुराता है और रसोई की तरफ भागता है। अरे बड़े बाबू, इधर आइए जरा, देखिए क्या है। ये कैसे हो सकता है? तो क्या हुआ? वो देखिए बाबू। नीरव ने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बड़े बड़े ड्रम और बोरे
चावल, दाल और सब्जियों से भरे हुए थे। ये सब क्या है लोकेश? ये कैसे हो सकता है? लखन भाई ने तो कहा था होटल काफी दिनों से बंद था, फिर ये सब कैसे आया? इतना सारा सामान कहाँ से आया? रुको, मैं लखन भाई को फोन करता हूँ। हाँ बड़े बाबू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है ये सब आया कहाँ से। फोन काफी देर तक बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। बड़े बाबू, ये सब ऊपर वाले की कृपा समझे। मैं एक काम करता हूँ, चावल दाल से खिचड़ी बना लेता हूँ, उसके साथ गरम गरम बैगन की पकौड़ी और एक सब्जी भी बना देंगे। देखना बाबू, कोई ग्राहक वापस नहीं जाएगा। अरे रुको रुको, तुम्हारी तनख्वाह तो अभी तय ही नहीं हुई है। अरे ना ना बड़े बाबू, इसकी चिंता मत कीजिए। आप बाहर जाकर बैठिए, देखिए अगर कोई ग्राहक आता है। नीरव बाहर काउंटर पर जाकर बैठ गया। अब भी जोरों से बारिश हो रही थी। रसोई से बर्तन टकराने की आवाज आ रही थी, जिससे नीरव समझ गया कि लोकेश काम में लग गया है। ठंडी हवा और बारिश के माहौल में नीरव की आंखें भारी होने लगी। चितगंज के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और होटल मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं। अगली बार जब यहाँ आओ तो यहाँ के स्पेशल मेन्यू जरूर खाना। अभी यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर नीरव की झपकी टूट गई। नीरव जल्दी से दुकान के सामने गया और देखकर हैरान रह गया। शाम के अंधेरे में एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में कैमरा लिए खड़ा था उसका एक जान पहचान का पसंदीदा यूट्यूबर विराज। नीरव खुद को रोक नहीं पाया। अरे विराज, तुम? अरे नीरव दा, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है, यहाँ खाना खाने आए हो क्या? नहीं नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर दिया है तो कैसा रहेगा? क्या? यहाँ? क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? ऐसा ही समझ लो। आओ अंदर आओ। क्या सब बात यहीं खड़े खड़े करना है क्या? अरे नहीं नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही नीरव ने देखा कि विराज थोड़ी असहज महसूस कर रहा है। क्या हुआ विराज, कोई दिक्कत है? अच्छा नीरव दा, इस कमरे में कुछ अजीब सा लग रहा है ना, जैसे बहुत भारी भारी माहौल हो और एक अजीब सी गंध भी आ रही है। गंध? कहाँ? ओह अंदर खिचड़ी बन रही है ना, उसी की खुशबू है। अच्छा, तो पुराने काम छोड़कर आप यहाँ होटल ले लिए? बड़े बाबू, ओ बड़े बाबू, जरा इधर आइए। हाँ हाँ आता हूँ। ये देखो, लगता है खिचड़ी बन गई है। रुको विराज, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी लेकर आता हूँ, खाओगे ना? खिचड़ी? वो भी इस बारिश में? ना खाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? खिचड़ी प्लस बारिश, मजा ही आ जाएगा नीरव दा। तो फिर तुम्हें अपने स्टाइल में इसका प्रचार करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। रसोई में जाने से पहले नीरव को अचानक कुछ अजीब सा लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे लोकेश अपनी कोहनी तक हाथ खिचड़ी में डालकर चला रहा हो, लेकिन अगले ही पल नीरव को लगा शायद उसका भ्रम था। उसने देखा लोकेश ने खिचड़ी बनाई थी, जिसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब थी। लोकेश ने नीरव को एक थाली दी जिसमें खिचड़ी, बैगन, आलू दम, अंडा भुजिया और मछली फ्राई थी। लीजिए बड़े बाबू। ये क्या लोकेश, इतना सब कहाँ से आया? बाबू इतना सवाल मत कीजिए, आप ले जाइए। इतने सारे खाने का प्रचार लेना है ना, जल्दी जाइए। प्रचार?
लोकेश, तुम सच में कमाल हो। बाहर आकर देखा, विराज अपने अंदाज में वीडियो शूट शुरू कर चुका था। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बता दूं, मैं हूं विराज। स्वागत है आप सबका चैनल में। खाओ बैठो और जियो खुल के। और ये देखो मेरे साथ कौन है, मेरे मित्र नीरव भाई। और मेरे हाथ में है विराज के लिए मेरे होटल का स्पेशल बारिश वाला मेन्यू, गरम खिचड़ी और कई तरह के पकवान। अब तुम खाकर बताओ विराज, कैसा है ये? वाह, गरम गरम खिचड़ी और उसके साथ मछली फ्राई। नीरवदा, ये क्या है? खिचड़ी में ना कोई स्वाद है ना कोई खुशबू, बिल्कुल बेस्वाद है। मैं गलत प्रचार नहीं कर सकता। और मछली से तो सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही है। इसमें डाला क्या है? अरे ये तो मैं भी नहीं जानता। रुको, जिसने बनाया है उसे बुलाता हूँ। लोकेश, ओ लोकेश, इधर आओ जरा। हाँ हाँ बाबू, आ रहा हूँ। लोकेश रसोई से निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। विराज, इन्होंने खाना बनाया है। नीरवदा, तुम किसकी बात कर रहे हो? यहां तो कोई भी नहीं है। नीरव एकदम से हैरान रह गया। उसने देखा लोकेश उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। मैं सच कह रहा हूं नीरवदा, वहां कोई नहीं है। क्या हुआ लोकेश? तुम कुछ बोलो। नीरव ने देखा उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे बोलिए, लोकेश ने कभी खराब खाना नहीं बनाया और ना कभी बनाएगा। कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है, समझे क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उसे तुम दिखाई ही नहीं दे रहे। अरे नीरवदा, तुम किससे बात कर रहे हो? और ये देखो, खिचड़ी कैसी गीली सड़ी सी हो रही है। इससे तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही? अब नीरव ने भी देखा खिचड़ी का रंग बदल गया था। उसके ऊपर कीड़े मकोड़े और मकड़ी के जाले दिखने लगे। ये क्या है लोकेश? ये क्या है? ये खाना तो सच में खराब है। नहीं, लोकेश के होटल में कभी खराब खाना नहीं मिलता बड़े बाबू। बिना जाने समझे बदनाम मत कीजिए। ये मेरे पिता के हाथों से बनाया हुआ होटल है और आप लोग यूं ही कह रहे हैं खाना खराब है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पिता कौन? क्यों, दुकान के सामने जो बड़ा साइन बोर्ड लगा है, नाम नहीं देखा क्या? बस मेरा बड़ा भाई ही निकम्मा निकला, वरना आज हमारी ये हालत नहीं होती। इतना कहते कहते उसका चेहरा बदलने लगा। उसका रूप डरावना और विकृत हो गया। नीरवदा, अब मुझे भी उसका एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। चलो यहाँ से, अभी के अभी। कहाँ जाओगे बड़े बाबू? ये खाना खाए बिना तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ अपने हाथ का खाना लोगों को खिलाने के लिए। ये क्या मुसीबत में डाल दिया नीरवदा? क्या तुम्हें हमेशा भूत ही मिलते हैं? अब क्या करें? समझ नहीं आ रहा। आसपास कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अचानक किसी ने विराज के पैर पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लिया। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो लोकेश? उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे।
तभी अचानक जोरदार बिजली कड़की, इतनी तेज कि कान सुन्न हो गए। और फिर अचानक लोकेश गायब हो गया। जल्दी जल्दी यहां से निकलना होगा, चलो निरवदा। विराज ने जोर से दरवाजा खोला और वे दोनों किसी तरह जान बचाकर कोपल होटल से बाहर निकल आए। हैरानी की बात, बाहर बारिश का एक भी निशान नहीं था। थोड़ी दूर एक रिक्शा वाला खड़ा था। दोनों दौड़कर उसके पास गए और रिक्शा में बैठ गए। चलो जल्दी स्टेशन चलो। रिक्शा चल पड़ा। दोनों चुपचाप बैठे थे। आप लोग इतनी रात को इस होटल में क्या कर रहे थे? मत पूछिए क्या क्या हुआ वहां। जो होना था वही हुआ। मतलब? हाँ, सही कह रहा हूँ। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कोपल बाबू ने ये बड़ी मेहनत से ये कोपल होटल बनाया था। उनके 2 बेटे थे, भीम और लोकेश। दोनों ने मिलकर अपने पिता का काम संभाला और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद, पिता की मौत के बाद, भीम ने अपने छोटे भाई लोकेश के साथ धोखा किया। उसे मालिक बनने के हक से वंचित करके खुद मालिक बन गया। ऐसे ही बुरे समय में लोकेश बहुत परेशान हो गया। कोई रास्ता न देखकर उसने दुकान के पैसे के बक्से से कुछ पैसे चुरा लिए, लेकिन वो पकड़ा गया। भीम ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पैसे छीन लिए। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में भीम ने लोकेश को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। उस दिन भी ऐसे ही तेज बारिश हो रही थी और तभी बिजली गिरी। पेड़ पर नहीं, सीधा लोकेश पर। वही लोकेश की मौत हो गई और उसकी पत्नी भी बिना इलाज के मर गई। और पता है, कुछ अजीब वजह से भीम भी बाद में अपाहिज हो गया। लेकिन वो लोकेश आज भी हर रात जागता है। क्या आप ये सब कैसे जानते हैं? रुको, आप है कौन? मैं मैं कोपल हूँ। लो बाबू, स्टेशन आ गया। नीरव और विराज एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर बिना कुछ बोले सीधे स्टेशन की तरफ चल दिए। उस रात की बात वो दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे।